190 देशों में 221 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। एक टीवी शो के लिए 1 बिलियन घंटे से अधिक समय तक देखा गया। वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक का लगभग 10 गुना दावा, 226 पुरस्कार और एक समय पर $314 बिलियन का मार्केट कैप। 25 साल तक एक कंपनी ने फिल्म और टीवी परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। एक राजस्व और सब्सक्राइबर बेस के साथ, जिसने सालाना 30% से अधिक की चौंका देने वाली औसत वृद्धि की, वह कंपनी नेटफ्लिक्स है। हालांकि 2022 में नेटफ्लिक्स के लिए चीजें बदल गई हैं। Q1 में इसकी राजस्व वृद्धि केवल 2% से अधिक हो गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 7% से अधिक थी। इसके स्टॉक में 35% की गिरावट आई और इसके मार्केट कैप से $50 बिलियन का सफाया हो गया। कंपनी ने लगभग 1 मिलियन ग्राहक खो दिए और प्रतिस्पर्धी तेजी से बढ़ रहे हैं। निवेशक और नेटफ्लिक्स पर नजर रखने वाले हैरान रह गए हैं, क्या खगोलीय विकास के दिन खत्म हो गए हैं? ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स, दो कंपनियां। इसी तरह उन्होंने एक ही तरह से काम किया। ग्राहकों ने फिल्मों को ऑनलाइन ऑर्डर किया, वे सीधे अपने मेल बॉक्स में आए, उन्होंने उन्हें देखा और उन्हें प्रीपेड लिफाफे में वापस भेज दिया। यह 2007 के फरवरी में ब्लॉकबस्टर के मार्केटिंग अभियान में पेश किया गया मॉडल था, जिसका उद्देश्य अपने प्रतिद्वंद्वी नेटफ्लिक्स को पीछे हटाना था। लेकिन ब्लॉकबस्टर ने सालों तक नेटफ्लिक्स को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया था। ऑनलाइन मॉडल को बाजार के 5% से ज्यादा नहीं बताया था। आइए नेटफ्लिक्स के शुरुआती दिनों को देखते हैं। शुरुआती मॉडल में डीवीडी रेंटल और बिक्री शामिल थी। हालांकि यह महसूस करते हुए कि वे वॉलमार्ट और बेस्ट बाय जैसे दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, नेटफ्लिक्स ने सभी बिक्री को खत्म करने और पूरी तरह से किराए पर दांव लगाने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया, एक ऐसा निर्णय जिसने कंपनी के प्रक्षेप वक्र को बदल दिया। कंपनी 2002 में $15 के शेयर मूल्य पर सार्वजनिक हुई। अगले 5 वर्षों के लिए सब्सक्रिप्शन आधारित रेंटिंग बिजनेस मॉडल तत्काल हिट हो गया क्योंकि राजस्व और सब्सक्राइबर बढ़ गए। फिर भी किराए के युद्धों में नेटफ्लिक्स को अपने प्रतिद्वंद्वी ब्लॉकबस्टर से भयंकर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 2007 में नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग की ओर रुख किया, जिसमें क्रांति ला दी गई कि कैसे फिल्म की कट्टरपंथियों और टीवी के दीवाने कंटेंट का सेवन करते हैं। जैसे ही कंपनी ने अपनी पहुंच और सामग्री की पेशकश का विस्तार किया, इसने 2013 में लॉन्च होने वाली अपनी पहली हिट हाउस ऑफ कार्ड्स के साथ अपनी मूल सामग्री का उत्पादन शुरू कर दिया। केवल 6 वर्षों में मूल सामग्री की संख्या 2.8% से बढ़कर कुल सामग्री का लगभग 50% हो गई। हालांकि जैसे जैसे नेटफ्लिक्स की सफलता बढ़ती गई, मीडिया के पुराने गार्ड डिज्नी, NBC यूनिवर्सल, पैरामाउंट, ग्लोबल और वार्नर मीडिया ने अपनी लाइसेंस प्राप्त सामग्री को पुनः प्राप्त करने और अपनी स्ट्रीमिंग सेवाएं बनाने का फैसला किया। नेटफ्लिक्स ने इस बदलाव का अनुमान लगाया और ऐसे समय के लिए तैयार किया जब वह अपने प्लेटफॉर्म पर सबसे लोकप्रिय सामग्री खो देगा। आज, जबकि नेटफ्लिक्स समग्र सब्सक्राइबर बेस के मामले में सबसे प्रमुख स्ट्रीमर बना हुआ है, 2019 में लॉन्च किया गया डिज्नी प्लस जोर पकड़ रहा है। नेटफ्लिक्स ने 2022 की पहली तिमाही में 2 लाख सब्सक्राइबर खोने की सूचना दी और विश्लेषकों और निवेशकों को डर है कि Q2 और भी खराब दिख सकता है। फिर भी नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग युद्धों में अपनी अग्रणी स्थिति हासिल करने के लिए कुछ कठोर बदलावों की योजना बना रहा है। वे विज्ञापन समर्थित स्तर पर विचार कर रहे हैं और पासवर्ड साझा करने पर नकेल कस रहे हैं। हालांकि
सामग्री में विज्ञापन जोड़ना उतना सरल नहीं हो सकता जितना लगता है। 2022 में एक चुनौतीपूर्ण पहली छमाही के बाद नेटफ्लिक्स अभी भी विकास पर नजर गड़ाए हुए है, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य दुनिया भर में 800 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचना है। अपने भविष्य के बारे में अनिश्चितता के बावजूद नेटफ्लिक्स ने सामग्री वितरण और उपभोग में क्रांति ला दी है। यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी अपनी कहानी कैसे बताती रहेगी।